हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रेत के घरौंदे बनाते बनाते जिंदगी कैसे मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जाती है, पता ही नहीं चलता है। बचपन, किशोरा, यौवन सभी अवस्थाएं कब गुजर गई पता ही नहीं चला। और आज मेरी दो बेटियां हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी सर्दियों की छुट्टियों में माँ के घर जाने का मौका मिला। माँ का घर यानी कि मायके आने की खुशी ही अलग होती है। अपने परिवार के साथ साथ बचपन के दोस्तों के साथ मिलने की एक अलग ही अनुभूति होती है। हंसना, खेलना, लड़ना, झगड़ना सब वही बचपन की तरह। कुल मिलाकर कुछ दिनों के लिए फिर से बचपन मिल जाता है। मायके आकर सारी जिम्मेदारियों, घर गृहस्थी के झंझावतों से दूर हमेशा की तरह इस बार भी पहुंचते ही मैंने निर्मला आंटी के बारे में माँ से पूछा। तब पता चला कि माँ भी काफी दिनों से उनके घर नहीं जा पाई थी। उनके घर जाने को तैयार हुई तो माँ ने रोक दिया। थकी हो कल चली जाना। सही भी कहा था माँ ने। सफर की थकान थी सो मैं भी कल जाने की सोच कर बैठ गई। आंटी मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं। उनकी कोई बेटी नहीं, बस दो बेटे हैं जिनकी शादी हो चुकी है। दोनों बहुएं बेटों के साथ ही रहती हैं। यहाँ घर पर आंटी और अंकल जी अकेले ही रहते हैं। हालांकि दोनों में बिल्कुल भी पटती नहीं है। निर्मला आंटी का घर मेरे घर के पास ही है। आंटी और माँ दोनों बहुत अच्छी सखियां हैं। दोनों घरों में बहुत ही घरेलू संबंध है। बचपन में मैं हमेशा किसी न किसी बहाने आंटी के घर चली जाया करती। मैं और उमेश, आंटी का बड़ा बेटा, हम उम्र थे। महेश 2 साल छोटा था हमसे। हम तीनों अक्सर खेलते खेलते हंगामा खड़ा कर देते, पर डांट हमेशा उमेश को ही पड़ती। उसकी गलती हो या ना हो, वो भी क्या दिन थे। धीरे धीरे कब हम बड़े हुए और अपनी अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों में उलझ गए पता ही नहीं चला। पर अब भी जब मैं आती और उमेश महेश भी होते तो फिर से वही हंगामा शुरू हो जाता। अंतर सिर्फ इतना था कि अब आंटी की जगह उनकी पत्नियां मेरा साथ देती, पर कम ही मौके मिलते थे। कभी मैं आई तो वो लोग नहीं मिलते और कभी वो लोग आते तो मुझे आने का समय नहीं मिलता। आंटी के बारे में सोचते सोचते ना जाने कब आंख लग गई। अगले दिन उनके घर गई तो पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गई। बीमारी के बावजूद मेरे से मेरी गृहस्थी के बारे में सब कुछ पूछा आंटी ने। इस बार भी कोई नहीं था उन दोनों में। आंटी के पास काफी देर तक बैठकर मैं वापस घर आ गई। माँ को बताया मैंने कि आंटी की तबीयत खराब है, तो माँ ने बताया कि अब वो अक्सर ही बीमार रहती है। औरत को पति अच्छा मिल जाए तो उसका जीवन सुख से बीत जाता है। अगर पति अच्छा नहीं मिला तो उसका सारा जीवन नर्क बन जाता है। भाई साहब ने निर्मला का जीवन नर्क कर दिया। उस निर्दोष के साथ कौन कौन सा अत्याचार नहीं किया, पर वह चुपचाप सब सहती गई बच्चों के लिए। पर वही बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी पत्नियों को लेकर बाहर ठाठ से रह रहे हैं। और भाई साहब वो तो कभी नहीं सुधरेंगे। निर्मला की जगह मैं होती तब उन्हें पता चलता कि औरत क्या होती है। पर ये निर्मला भी ना जाने किस मिट्टी की बनी है। माँ गुस्से में दांत पीसती हुई चली गई। माँ ने कई बार मुझे बताया था कि उन दोनों माँ व आंटी की शादी एक ही साल में हुई थी और हम दोनों भाई बहन व उमेश और महेश भी लगभग एक ही उम्र के थे। दोनों की गृहस्थी एक साथ ही चल रही थी, पर दोनों में बहुत अंतर था। माँ पापा में कभी लड़ाई नहीं होती और कभी होती भी तो हम दोनों भाई बहन उनकी लड़ाई के मजे लेते। ऐसा लगता जैसे बचपन के दो दोस्त आपस में झगड़ रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही सुलह। पर आंटी को कभी मैंने अंकल जी से हंसते नहीं देखा और ना ही अंकल जी को आंटी से सहूलियत से बात करते। हर समय आदेशात्मक लहजा होता उनका और शब्दों में तीखापन, कटाक्ष और व्यंग। बचपन में जब भी मैं खेलने जाती आंटी को उदास ही पाती। कभी भी मैंने आंटी और अंकल जी को एक साथ बैठे या हंसते बोलते नहीं देखा था। कभी आंटी के चेहरे पर काला निशान देखती तो
कभी आंखों के नीचे, पर वो वैसे ही अनवरत अपने काम में लगी रहती। उस समय मैं इन बातों को समझ नहीं पाती, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। दूसरों के लिए अंकल जी अच्छे थे, मुझसे भी अच्छे से बात करते थे, उमेश महेश का भी ख्याल रखते थे, पर आंटी के साथ उनका सलूक अच्छा नहीं था। वो आंटी को पत्नी का मशीन ज्यादा मानते थे। उनके मुंह से आवाज निकले और वह काम तुरंत हो जाए। वो खाना खाने बैठे तो उनके माथे पर पसीना ना आ जाए, बिजली चली जाए तो गर्मी से उनकी नींद न खराब हो जाए। इसलिए आंटी जोर जोर से उन्हें हाथ पंखा करती। उन्हें सब काम समय पर चाहिए, चाहे आंटी खुद थकी हुई हो। कभी कभी खेलने जाती तो आंटी को पैर दबाते देखती और अंकल जी को ठाठ से सोते हुए। कुल मिलाकर आंटी को एक मशीन बना रखा था उन्होंने। कुछ भी जरा सा इधर उधर हुआ नहीं कि वो आंटी पर हाथ उठा देते थे। आंटी रोती बिलबिलाती कराहती और फिर से अपने काम में जुट जाती। मैं, उमेश और महेश भी अंकल जी से बहुत डरते थे। इन सब के बावजूद भी आंटी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती। पिछली बार जब मैं आई थी तब मुझे आंटी का व्यवहार कुछ बदला हुआ महसूस हुआ था, जैसे उनके अंदर का ज्वालामुखी जो बरसों से धीरे धीरे सुलग रहा था वो फटने को तैयार था। मैं गई थी तब वह मुझसे कुछ कहते कहते रुक गई थी। बोली, तुम नहीं समझोगी, बच्ची हो अभी। उस बार वापस जाकर मैंने उमेश को फोन किया था कि आंटी मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, उनका ध्यान दो तुम लोग, उनकी तबीयत ठीक नहीं। तब उमेश ने कहा कि बता मैं क्या करूं, अब इस उम्र में पापा तो सुधरने से रहे, माँ भी घर छोड़कर मेरे पास नहीं आएंगी। मैं भी निरुत्तर हो गई थी, तब से अब आई हूँ तो आंटी को बिस्तर पर देख रही हूँ। चल उठ चाय पी। माँ की आवाज सुनकर मैं चौंक कर बैठ गई। क्या सोच रही है? माँ ने पूछा। आंटी के बारे में सोच रही हूँ, क्या हो गया है उन्हें? मैंने चाय पीते हुए माँ से पूछा। आंटी का नाम सुनते ही माँ भी उदास हो गई। क्या बताऊं क्या हो गया है उसे? जर्जर हो गई है अब वो सहते सहते। अपने अंदर के क्रोध में अब वो सुलग रही है। मुझे डर है कि कहीं एक क्रोध उसे ही ना निगल ले। कहते हुए माँ की आंखें भीग गई। अपने आंसू पोंछते हुए माँ बोली, मैंने कितनी बार उसे समझाया कि इस आदमी अंकल जी को उसकी सही जगह दिखा, पर वो घर में माहौल सही रहे, इसलिए जीवन भर सहती रही और प्रताड़ित होती रही। उस पति को परमेश्वर मानती रही, करवा चौथ पर आरती उतारती रही और तीज का निर्जला व्रत रखती रही उस पति के लिए जिसने कभी भी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की, ना उसे वो सम्मान दिया जो उसे मिलना चाहिए, ना ही उसे कभी इंसान ही समझा और जानवरों की तरह पीटा सो अलग। कैसे एक इंसान दूसरे इंसान का जीवन बर्बाद कर देता है। माँ ने पल्लू से अपनी नम आंखें पोंछी और कब लेकर चली गई। मेरा मन भी उदास हो गया। आंटी एक सामाजिक महिला थी, किसी का दुख उनसे नहीं देखा जाता था, हर एक की यथासंभव मदद को तत्पर रहती थी। उनसे मुझे बहुत स्नेह मिला, पर इस समय वो अकेली पड़ गई थी। जीवन भर पत्नी अपने पति से अपनापन चाहती है, पर बच्चों की परवरिश, उनके भविष्य की चिंता और घर गृहस्थी की आपाघापी में वो भागती दौड़ती व्यस्त रहती है। उम्र में एक ऐसा पड़ाव आता है जब पत्नी अपने पति से अपने दिल की बात करना चाहती है, तब जब पति भी ना समझे तो वो सबके होते हुए भी अकेली हो जाती है और अपनों के बीच अकेलापन बहुत दुखदाई होता है। मैं जितने दिन रही रोज आंटी के घर जाती, वो जरा सा भी ठीक रहती तो उठकर काम करना शुरू कर देती। एक दिन मैंने कहा, आंटी आप किसी बहू को बुला क्यों नहीं लेती? तो उन्होंने कहा कि वे दोनों भी अपने बच्चों की पढ़ाई से बंधी है, छुट्टी में ही आ पाती हैं, उसमें भी उन्हें मायके भी जाना होता है। कहकर एक उदास सी हंसी हंस दी आंटी। मैं उनका दर्द समझ गई। फिर बोली, मैं तो आप ही चली जाइए उनके पास। मैं प्रश्नवाचक निगाहों से देखा उन्होंने मेरी तरफ। मैंने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। तब मुस्कुराकर बोली आंटी की, फिर एक घर कौन देखेगा? तुम्हारे अंकल को हर चीज समय से चाहिए, कौन करेगा ये सब? मैं चली गई तो और मुझे कहीं जाने की इजाजत भी कहाँ है? मैं निरुत्तर हो गई।
कुछ दिनों बाद मैं वापस लौट गई शिमला। घरेलू जिम्मेदारियां, बच्चों के दायित्व और अनेकों झंझावतों में ऐसी उलझी कि काफी समय तक मायके जाने का मौका ही नहीं मिला। समय बीतता रहा। मैं जब भी घर फोन करती माँ के पास, तब आंटी की खोज खबर जरूर लेती और माँ को बोलती कि वो आंटी के पास कभी कभी जाया करें। माँ को भी कम ही समय मिलता था। वो और पापा भी अकेले ही रहते थे, पर दोनों एक दूसरे के पूरक थे, इसलिए मुझे माँ की चिंता नहीं होती थी। मुझे पता था कि माँ के सिर में दर्द भी हुआ तो पापा उसे बिस्तर से उठने नहीं देंगे। सिर दबाने से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम वो खुद ही कर लेंगे। माँ कभी कभी कहती थी कि पिछले जन्म में ना जाने कितने पुण्य किए थे मैंने, जो इन्हें पाया। मैं भी यही मानती हूँ कि पापा जैसा पति ईश्वर सभी को दे। माँ पापा के पति के साथ मित्र और गुरु भी थे। कभी जब माँ से कोई काम बिगड़ जाता तो वो कितने स्नेह से समझा देते माँ को। मैं देखती ही रह जाती थी। कभी कभी माँ को बोलती मैं कि मेरे लिए भी पापा जैसा पति क्यों नहीं ढूंढा, तो माँ मुस्कुरा देती, मृदुल बहुत अच्छे हैं पर पापा जैसे नहीं। कभी कभी उनके अंदर का पुरुष जाग जाता, पर मैं संभाल लेती। मुझे पता था कि ये क्षणिक है, पर अंकल जी को भगवान ने ना जाने किस मिट्टी से बनाया था। जरा भी इंसानियत नहीं। उनके हिसाब से औरत एक मशीन थी जिसे वह जब चाहे भोगे, जब चाहे जैसे चाहे उससे काम ले, उसके उफ करने पर उसे प्रताड़ित करे और वो आ भी ना करे। उनके लिए यही थी एक औरत। किस्मत के धनी थे कि उन्हें मिली भी थी आंटी जैसी औरत, जो धरती की तरह सिर्फ सहना ही जानती थी। कभी विरोध के स्वर नहीं फूटे उनकी जुबान से। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। सासू माँ की बीमारी और बेटियों के स्कूल के कारण मायके जाने का मौका नहीं मिल पाया। आज काम खत्म करके घर फोन करूंगी, अभी सोच ही रही थी कि अचानक ही फोन की घंटी बज उठी। मैंने बर्तन छोड़कर हाथ धोया और जाकर फोन उठा लिया। हेलो उर्मी, उधर से माँ की कांपती हुई आवाज आई। हाँ माँ बोलो, कैसी हो, सब ठीक है ना, क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। अनजानी आशंका से कांप उठी मैं। उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी अब। हेलो माँ, क्या हुआ, कुछ बोलो तो, चुप क्यों हो? मैं घबरा रही थी। उर्मी, हाँ माँ बोलो। निर्मला नहीं रही अब। और उधर से माँ के सिसकने की आवाज आने लगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल धक्के से हो गया, शरीर कांपने लगा। फोन हाथ से छूट गया और मैं वही धम्म से बैठकर रोने लगी। सासू माँ ने फोन कर मृदुल को सब बता दिया। वो ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गए। आंटी की एक एक बात मुझे याद आ रही थी। उनका प्यार दुलार, उनका रोना कराहना, उनके शरीर के काले नीले निशान। मृदुल ने मुझे सहारा देकर बेड पर बैठा दिया था। सासू माँ और मृदुल दोनों मुझे समझाने में लगे थे। सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि मैं आखिरी बार आंटी से मिल भी ना पाई थी। मृदुल ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और मेरी अकेले की टिकट करा दी कानपुर आने जाने की, और स्वयं घर की जिम्मेदारी ले ली। कानपुर स्टेशन से मैं पापा के साथ अपने घर न जाकर सीधे आंटी के घर पहुंची। पापा मेरा सामान लेकर घर चले गए। अंकल जी को बाहर तख्त पर बैठे देखकर पहली बार मुझे उनसे नफरत हुई। उनको नजरअंदाज कर मैं अंदर चली गई। घर रिश्तेदारों से भरा था। मैंने अपने ऊपर बहुत काबू करके रुलाई रोक रखी थी। अंदर उमेश महेश पर नजर पड़ते ही मेरी रुलाई फूट पड़ी। हम तीनों आपस में लिपट कर फूट फूट कर रो पड़े। उनकी पत्नियों ने ही हम तीनों को संभाला। तब तक माँ भी आ गई। घर में सभी लोग रो पड़े। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझे लेकर घर आ गई। एक तो मैं सफर की थकी थी, ऊपर से रोने के कारण मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं नहाने चली गई। आई तो माँ ने चाय दिया। मैं चाय पीकर लेट गई। थकान की वजह से मैं सो गई। शाम को उठी तब माँ ने फिर से चाय दिया। चाय पीने के बाद मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ था आंटी को। माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अपने पल्लू के छोर से आंसू पोंछकर उन्होंने बताना शुरू किया। उस दिन शाम को मैं ठेले से सब्जी ले रही थी, तभी निर्मला की पड़ोसन निकल रही थी। वो मुझे देखकर रुक गई। उसने मुझे बताया कि कल निर्मला के घर से तेज तेज आवाजें आ रही थी।
सुनकर मेरा दिल धड़क उठा था। रात में ही मैं भागी भागी गई तो देखा कि उसके बाल बिखरे हुए थे। आंखों के नीचे काला निशान देखकर मैं सब समझ गई कि क्या हुआ है। मेरा दिल करा उठा। मैंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा तो वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। इतना कहकर माँ सिसक पड़ी। मैं भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर से कहना शुरू किया कि उसे रोता देखकर मैं अपने क्रोध पर संयम नहीं रख पाई और भाई साहब के पास जाकर बोली, आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में निर्मला पर हाथ उठाते हुए? आखिर ऐसी कौन सी गलती कर देती है वो कि आपका हाथ उठ जाता है? इस बार उसने जो गलती की है वो अक्षम्य है। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। वो अकड़ के साथ बोले, हाँ तो क्या गलत किया उसने? ये जो विरोध उसने आज किया उसे बहुत पहले करना चाहिए था। एक जानवर भी अपने को बचाने की कोशिश करता है, वो तो इंसान है। मेरी बात सुनकर वो तिलमिला गए। मुझे उनसे किसी अच्छे व्यवहार की उम्मीद तो थी नहीं, सो वही हुआ। उन्होंने मुझसे बहुत ही तल्खी से कहा कि आप अपना काम कीजिए, ये मेरे घर का मामला है और मैं अपने घर में जो चाहे करूं। मैं कुछ जवाब देती तब तक निर्मला आकर मुझे खींच ले गई। मैं बहुत गुस्से में थी, सो उसी पर फट पड़ी। अगर तूने हाथ उठाया ही था तो उसका मुंह क्यों नहीं नोच लिया, ताकि वो भी मुंह छुपाता फिरता महीने भर। उसने मेरा मुंह अपनी हथेली से बंद कर दिया और कहने लगी, अब मुझसे ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं कैसे मैंने धक्का दे दिया इन्हें। क्यों सहती है तू इतना? मैं उसे डांटते हुए बोली, कहाँ जाऊं इस उम्र में, और सहने के सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। ओह बोली, तो मर इसी नर्क में। भाई साहब का गुस्सा मैंने उसी पर उतार दिया। अरे एक जानवर को भी अगर बार बार मारा जाए तो वह मारने वालों को सींग दिखाता है, और तू तो इंसान है। उसके साथ साथ तू भी खुद पर अत्याचार कर रही है। कुछ गलत नहीं किया तूने। अपने बेटों को बता ये सब। लानत है ऐसे बेटों पर जिनके होते हुए माँ इस तरह से घुट घुट कर जी रही है। कहकर मैं उसे रोता सिसकता छोड़कर चली आई थी। बाद में मुझे पता चला कि बेटों ने भी उसी का विरोध किया कि माँ को हाथ उठाते देख उनकी पत्नियों पर भी बुरा असर पड़ेगा। शायद यही वो सह ना सकी और इस दुनिया से चल बसी। काश कि मैंने उसका हौसला बढ़ाया होता, उसे प्यार से सहलाया होता, उसके जख्मों पर मरहम लगाया होता। मैं उस घटिया आदमी का गुस्सा उस मासूम पर उतार आई थी। दूसरे दिन जाने की सोच ही रही थी कि उसके गुजर जाने की खबर मिल गई मुझे। कहकर माँ बिलख पड़ी। माँ को मैंने ढांढस बंधाया। आंटी की 13वीं को 2 दिन हो गए थे। आज मुझे वापस जाना था। सोचा एक बार आंटी के घर हो आऊं। आखिर उन्हीं के लिए तो आई थी मैं। पर अब उमेश महेश के प्रति मेरा नजरिया बदल गया था। वो भी अंकल जी की मानसिकता लिए होंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कुछ भी सीख दे दे, पर पिता का आचरण बच्चों को स्वतः ही मिल जाता है। अपने पिता जैसे ये भी दोहरे व्यक्तित्व के होंगे, कभी नहीं सोचा था मैंने। बाहर दिखाने के लिए अच्छा व्यवहार और घर में घटिया बीमार मानसिकता लिए इन जैसे न जाने कितने पुरुष होंगे जो घर की औरतों का जीना मुश्किल कर रखे होंगे। नफरत हो रही थी, पर फिर भी एक आखिरी बार मैं गई। वहां सब सो रहे थे, जैसे बहुत सारे दायित्वों के बोझ से निजात पा गए हों। उमेश की पत्नी ने गेट खोला और मुझे आंटी के कमरे में ले गई। कुछ देर तो हम दोनों की कोई बात नहीं हुई। फिर वही एक तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोली, मम्मी के बक्से से ये सब निकला है। मैंने उधर देखा। मेरी निगाह सभी चीजों से होती हुई एक डायरी पर अटक गई। मैं चौंक गई। वो मुझे बैठाकर पानी लेने चली गई। मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा था, मैं ये डायरी ले लूं, पर कैसे? मैंने इधर उधर देखा और धड़कते दिल से वो डायरी उठाकर अपनी कमर में खोस लिया और आंचल से ढक लिया। तभी उमेश की पत्नी पानी लेकर आ गई। अब वहां बैठना मेरे लिए एक एक पल भारी हो रहा था। मेरा दम घुट रहा था। आंटी जितना भी दुखी रहती थी, पर उनके रहने पर इस घर में एक ऊर्जा थी जो आने पर मैं महसूस करती थी। पर आज मरघट जैसा लग रहा था मुझे वही घर। मैंने पानी को हाथ भी नहीं लगाया और उठकर चल दी। तब उमेश की पत्नी बोली,
रुकिए मैं जगाती हूँ सबको। मैंने उसे रोकते हुए कहा, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, रुक नहीं पाऊंगी, सोने दो। और मैं निकल आई। माँ ने मेरे लिए कुछ खाने का सामान, बच्चों के लिए कपड़े, अचार और भी ना जाने क्या क्या मेरे मना करने के बावजूद बांध दिया था। मैंने वो डायरी चुपचाप अपने बैग में रख ली। चलते समय माँ से गले लगकर खूब रोई। जिम्मेदारियों के चलते माँ से मिलना भी कम होता था और आंटी का दर्द तो था ही, सो आंखें अनायास ही बहती चली गई। चलते चलते माँ ने हिदायत दी, रास्ते का कुछ ना खाना, मैंने सब कुछ रख दिया है वही खाना। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं और उन्हें सिखाना कभी नहीं छोड़ती। पापा ने ट्रेन पर बैठा दिया और चलते चलते उन्होंने भी सावधानी बरतने और पहुंचते ही फोन करने को कहा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से खिसकने लगी थी। पापा हाथ हिलाते हुए आंखों से ओझल हो गए। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। रात हो गई थी। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर सो रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। खिड़की के बाहर देखने पर शहर की रोशनी अंधेरे में तारों जैसी चमक रही थी और मैं तेजी से अपना मायका पीछे छोड़ती जा रही थी। माँ पापा के लिए दिल कचोट रहा था, पर वापस तो जाना ही था। ट्रेन अपने साथ मुझे भी मंजिल की ओर लिए जा रही थी। मेरे मन में विचारों का अंतर्द्वंद चल रहा था। आंटी फिर से मेरे दिले दिमाग पर छा गई थी। मैंने उठकर बैग में रखी हुई डायरी निकाली और बैग वही विंडो के पास हुक पर फिर से टांग दिया। सभी यात्री सुख की नींद में सो रहे थे। मैं भी अपनी सीट पर लेट गई और डायरी खोल ली। किसी की डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं थी, पर इस डायरी को लेकर मेरे दिल में बहुत उत्सुकता थी। आंटी डायरी लिखती थी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। धड़कते दिल से मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर आंटी की सिसकियां, कराहती हुई चोटों का ब्यौरा और अंकल जी की बेशर्मी, अमानुषिकता और अनाचार की कहानी थी। एक जगह मैं अटक गई। लिखा था, शायद किसी ने भी मेरे साथ उतना बुरा नहीं किया जितना मैंने खुद के साथ किया। दुनिया की सारी यातनाएं मैंने खुद को दी। हमेशा सोचती हूँ क्यों सहती गई एक बीमार मानसिकता को, क्यों कमजोर पड़ जाती हूँ हर बार, क्यों नहीं साहस जुटा पाती हूँ विरोध करने का, क्यों जिए जा रही हूँ एक भीषण अंतर्द्वंद के साथ। मुझ में भी कोई शक्ति होती तो झोंक देती खुद को ज्वाला में। रोज रोज जलने से अच्छा कि एक बार में ही स्वाहा हो जाती और छुटकारा पा जाती इस शापित जीवन से। पर जीना ही होगा मुझे। जो भी हो, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए मुझे ये सब सहना ही होगा। उनके बड़े होते ही शायद मेरे दिन बदल जाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं निर्मला पढ़कर मेरा दिल करा उठा। कितना भरोसा था आंटी को अपने बेटों पर। ओहो, आंटी की पीड़ा मेरी आंखों से छलक पड़ी। मैं पन्ने पलटती गई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब जिया नहीं जाता, दम घुटता है मेरा। मैं इतनी बुरी हूँ, बेटे भी मुझे ही दोषी ठहराने लगे। मुझे विरोध करते देख उनकी पत्नियां भी ना विरोध करना सीख जाएं, इसलिए उन सब ने मिलकर मेरी आवाज को कुचल दिया। आज तक मैं चुपचाप प्रताड़ित तो होती रही, वो ठीक था। आज मेरे चीखने चिल्लाने से उनके पुरुषार्थ को भी ठेस लग गया। माँ घर में पिटती रहे उसमें इज्जत है, पर वो चीखे तो बाहर बेइज्जती होती है। कैसे जीऊं, कहाँ जाऊं? अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हे ईश्वर, अब और सांसें नहीं चाहिए। एक पल भी जीना नहीं चाहती बच्चों की अवहेलना सहकर। मैं निर्मला। घोर निराशा भरे शब्द थे। पढ़कर मैं अपनी हिचकियां नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रो लेने के बाद मैं थोड़ा सामान्य हुई तो बोतल से पानी निकालकर अपना मुंह धोया और आंखें बंद कर टेक लेकर बैठ गई और ऊपर देखते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया। हे ईश्वर, अच्छा किया जो मुझे 2 बेटियां दी। तेरा लाख लाख आभार। ट्रेन पटरियों पर धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पाँव फटने को थी। खिड़की के बाहर का दृश्य अब कुछ कुछ दिखाई देने लगा था। रात गुजर चुकी थी। मुझे अपनी बेटियों की याद आ रही थी। मेरा स्टेशन आने वाला था, इसलिए मैंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सामने की बर्थ पर एक माँ अपने दूध मुहे बेटे को अपने आंचल से ढककर छाती से चिपकाए हुए
उसके नर्म मुलायम बालों में स्नेह से उंगलियां फेर ममता से सींच रही थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।